जो 12 अप्रैल को, आगामी 12 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे और सामने आएगा कि आखिरकार किसके खाते में कितनी सीटें गई। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य चुनाव के लिए जबरदस्त वोटिंग हुई। 36 सीटों में से 27 सीटों पर कुल 98.11% मतदान हुआ, जबकि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल करी। 27 सीटों के लिए 58 जिलों में 95 प्रत्याशियों की किस्मत आज बैलेट बॉक्स में बंद हो गई। 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 58 जिलों में एक प्रेक्षक तैनात किया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 58 जिलों में 739 पोलिंग बूथों पर 1,20,657 मतदाताओं ने 95 एमएलसी प्रत्याशियों को वोट दिया है। एमएलसी चुनाव की मतगणना अब 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ये चुनाव मतपत्रों के जरिए वरीयता मतों से होता है, इसलिए इसकी गणना में भी समय लगता है। ऐसे में 12 तारीख को देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 58 जिलों में मतदान हुआ है, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ हम आपको जिलों की दिखाएंगे। सहारनपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी की ये बेहद खास तस्वीरें, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से सभी ने अपना वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट करने के बाद आखिरकार अब किसकी किस्मत में क्या लिखा है, ये जो नतीजा है ये 12 अप्रैल को सामने आ जाएगा। ये 6 और तस्वीरें गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बिजनौर, अमेठी और आगरा की। तो वहीं यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि 36 में से 9 सीटों पर भाजपा के एमएलसी निर्विरोध जीत चुके हैं, लेकिन 27 सीटें ऐसी जहां पर कांटे की टक्कर। तो वहीं जनता टीवी से बात करते हुए भाजपा राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कहा कि जैसे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव प्रचंड जीत के साथ हासिल किया, ठीक वैसे ही विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी बहुमत के आंकड़ों को पार करेगी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव तो हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन अब विधान परिषद का अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गया है। इस पर खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजलाल जी, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 36 सीटों में से 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, लेकिन बाकी जो 27 सीटें हैं उसमें आपको क्या लग रहा है? 27 की 27 जीतेंगे और पहली बार होगा प्रदेश में कि विधानसभा में भी बहुमत और विधान परिषद में बहुमत। वो स्थिति दिल्ली में भी है। पहली बार 30-35 बरस बाद राज्यसभा में कोई सिंगल पार्टी 100 से ऊपर है सांसद, और वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसी तरह यहाँ विधान परिषद में हमारी मेजॉरिटी होने जा रही है। अगर देखा जाए तो लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात करूं क्यों इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का लखनऊ नेतृत्व करता है। लखनऊ से सांसद हैं, लखनऊ से आपके अगर नगर निगम को देखते हैं तो आपका मेयर है, आपका पूर्ण बहुमत है। अगर विधानसभा में देखें, क्या आपको लगता है कि जो लखनऊ और उन्नाव के सीट से प्रत्याशी बनाए गए रामचंद्र प्रधान, क्या लगता है कि वो जीत हासिल कर पाएंगे? 100%। खाली यही नहीं, प्रदेश भर में हम जैसे विधानसभा में प्रचंड बहुमत में आए, वैसे विधान परिषद में भी हम प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं और विधान परिषद में हमारी मेजॉरिटी होने जा रही है। अखिलेश यादव का बयान आया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव होता है तो इसमें कोई शक सुबह नहीं कि हम जीतेंगे। ऐसा है, अभी विधानसभा चुनाव हुआ, ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया गया था कि अखिलेश बाबू आ रहे हैं, और एक अपराधी, एक माफिया का बेटा कहता था कि भैया से बात हो गई है, अफसरों के 6 महीने तबादले नहीं होंगे, पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा। अफसरों को टेरराइज किया गया। तो ये पार्टी जो अभी विधानसभा में अफसरों को टेरराइज कर रही थी, धमका रही थी, और आज वो कानून व्यवस्था की बात करती है। ये अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे अखिलेश जी ने 2012 में, उन आतंकवादियों ने जिन्होंने सीआरपी में अटैक, 7 सीआरपी जवान मार दिए गए थे, संकट मोचन ब्लास्ट में मार दिए थे, और संकट मोचन में 42 लोगों को मार दिया था, दशाश्वमेध घाट में ब्लास्ट मार दिया था, लखनऊ ब्लास्ट, फैजाबाद ब्लास्ट, बनारस ब्लास्ट में मार दिया था, गोरखपुर ब्लास्ट में, और ये केसेज वापस लिए। और जानते हो क्या अदालत ने कहा था? अदालत ने कहा, समाजवादी पार्टी, आज तो आप केस वापस ले रहे हो, फिर इनको पद्म विभूषण दे दोगे। और जो केसेज इन्होंने वापस ले लिया
उसमें फांसी तक की सजा हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आप मायावती को भी ले लीजिए, सब लोग का बौखलाहट और छटपटाहट साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि गरीबों तक हमारी योजनाएं भी पहुंच रही हैं। और जहां तक आपने सवाल पूछा कि विधान परिषद में हम बहुमत के आंकड़ा को छू पाएंगे कि नहीं, तो इसमें 100% किसी तरह का गुंजाइश नहीं है, हम उसमें भी बहुमत साबित करेंगे। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के भारत सेवा देव आश्रम में अष्टमी की पूजा अर्चना करी। सीएम योगी ने मां दुर्गा की आरती भी की है। सभी संतों ने सीएम योगी का सम्मान किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मुझे दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए सभी संतों को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के सभी संतों को आशीर्वाद मिला है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा इन्हीं पूज्य संतों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में निरंतरता लिए हुए है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर फिर से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सेवाश्रम संघ केवल कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसके व्यवहारिक स्वरूप पर भी पूरी मजबूती के साथ उसे अंगीकार भी करता है, उसका पालन भी करता है। और यही कारण है कि देश के असंख्य लोगों की श्रद्धा और विश्वास का पात्र यह संगठन बना है। आज मेरा सौभाग्य है जगत जननी मां भगवती की महाअष्टमी के पूजन के साथ भारत सेवाश्रम संघ के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी कल आरोग्य मेला में शिरकत करने वाले हैं। जंगल कोडिया पीएचसी के आरोग्य मेले में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड के चलते स्थगित चल रहा था मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, कल से सभी पीएचसी पर फिर से आरोग्य मेला शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। कल से आगाज है, अंजाम बेहतरीन होगा, इस बात की अपेक्षा राज्य सरकार की तरफ से जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात को हैक हो गया था। हैकर ने सीएमओ के हैंडल की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर दिए थे। जानकारी के मुताबिक सीएमओ का यह अकाउंट करीबन रात को 12:30 बजे के आसपास हैक हुआ था। ये गड़बड़ी करीबन 40 मिनट तक ऐसी ही बनी रही और 1:10 पर अकाउंट फिर से रिस्टोर हो पाया। हालांकि रिस्टोर हो जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देर रात सीएमओ यूपी के अकाउंट को हैक करे जाने के बाद सबसे पहले प्रोफाइल में लगी तस्वीर को तब्दील किया गया। इसके बाद ब्लू बेजर नाम के ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट को जिप फॉर्मेट में शेयर किया गया था। इस स्क्रीनशॉट वाले ट्वीट को प्रोफाइल में पिन ट्वीट भी किया गया ताकि ये सबसे ऊपर दिखाई दे। यहां तक कि प्रोफाइल में पीछे लगी तस्वीर या बैनर को भी चेंज किया गया था। हाँ, तो ये देखिए सारी चीजें आप समझ ही रहे ना कि पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी मूवमेंट है, आतंकवादी जितने भी सरगना है, आतंकवादी जितना भी संगठन है, सबके हिट लिस्ट में महाराज जी के मूवमेंट रहते हैं, महाराज जी का नाम है। तो हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को और हमारी जितनी खुफिया एजेंसी है, सब लोगों को बहुत ही अलर्ट होना है। मोदी जी और योगी जी हमेशा हिट लिस्ट में रहें, हम लोगों को उनको अब कैसे संभालना और देखना है वो जरूरी। वहीं मथुरा में रामनवमी राम जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां कृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश मंदिर के कृष्ण भगवान को राजा रामचंद्र जी का श्रृंगार किया जाएगा। तो वहीं प्राचीन राम मंदिर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में राजा रामचंद्र के उत्सव की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं, जिसको लेकर के आप यहाँ राजा रामचंद्र जी के मंदिर में हैं। और हम यहाँ आपको दिखा दें कि ये मथुरा का एकमात्र श्री राम मंदिर है, जहाँ पर श्री रामकृष्ण सत्संग मंडल द्वारा श्री रामनवमी एवं राम जन्म वार्षिकोत्सव की तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। और यहाँ पर ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में श्री रामचंद्र जी के साथ उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और माता सीता की मूर्ति स्थापित है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, ये मंदिर जो है
काफी प्राचीन है और हर वर्ष यहाँ पर श्री राम जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसके लिए पहले से तैयारी की जा रही है। हालांकि रामनवमी कल है, लेकिन उसके उत्सव की तैयारियां जो है वो आज से शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर जो उनके सेवायत पुजारी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा और कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और किस तरह से श्री राम का उत्सव मनाया जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वैसे तो मथुरा नगरी को, ब्रज 84 कोस धाम को सभी ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान के नाम से और भगवान कृष्ण के ही भाव से जन्म प्राकट्य स्थली है, उस भाव से सब परिचित हैं। यहाँ पर राम जन्म महोत्सव की तैयारी कम से कम लगभग महीने भर पहले से शुरू हो जाती है। यहाँ की जो ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के मालिक हैं, सभी लोग बैठते हैं, उस तैयारी को करते हैं। राम जन्म महोत्सव से पहले जो चैत्र में प्रतिपदा का दिन आता है, उससे पहले अमावस्या जो आती है, उस दिन यहाँ पर देवताओं का स्थापन होता है। और पड़वा के दिन से लेकर 9 दिन तक यहाँ पर श्री रामचरितमानस का नवान पाठ होता है, जो मुख्य महाअभिषेक के नाम से सभी भक्त आते हैं, यहाँ पे बड़ा आनंद लेते हैं। 8 बजे अभिषेक होता है और लगभग 12 बजे जो महाआरती जो भगवान के प्राकट्य के समय होती है, जो कौशल्या माँ ने भगवान का दर्शन किया है, उस भाव से यहाँ 12 बजे महाआरती होती है, जिसमें सभी भक्त पुनः आकर के आनंद लेते हैं। शाम को बहुत सुंदर फूल बंगला, भजन संध्या और भजन क्रम चलता ही है। साथ में बहुत सुंदर डोला भी यहाँ से निकलता है भगवान राम का, जो पूरे नगर में भ्रमण करता हुआ लौट करके लगभग 9-10 बजे यहाँ लौट कर आता है। सभी भक्त बढ़ चढ़ करके आनंद लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और हमारी इस बार भी सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, आएँ और आनंद लें इस ठाकुर जी के उत्सव को और अपने पुण्यमय जीवन को आनंदमय बनाएं। जय श्री राम। तो आपने देखा कि यहाँ पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। कल यहाँ डोला निकलेगा, 12 बजे महाआरती होगी। लेकिन उससे आपको बता दें कि मथुरा के जो अन्य मंदिर, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे द्वारकाधीश हो, वहाँ भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारी जोर शोर से। वहाँ भी कल रामनवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को रामचंद्र के रूप में सजाया जाएगा, उनको धनुष धराया जाएगा और उनका जो अभिषेक है वो भी जो है जोर शोर से किया जाएगा। तो आप भी देखिए भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव की तैयारियां और उनके उत्सव का आनंद लीजिए। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। हरिद्वार में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के चलते लोगों के बीमार होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया। विभाग ने खाद्य सामग्री विक्रेताओं की दुकानों पर फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर को डिस्प्ले करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही बड़े व्यापारियों की दुकानों और होटलों में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगना भी अब अनिवार्य होगा। कुट्टू के आटे का जो है हम लोगों ने सैम्पलिंग की है अभी, और ये भी बताया गया है कि भाई ऐसा है कि कुट्टू के आटे का जो एक्सपायरी होती है वो 1 महीने से अधिक नहीं होती, तो बासी कोई भी ना बेचें, ये हमने उनको जागरूक किया है। और डिस्प्ले की बात है, ये हमारे एक्ट के तहत दिया है, जो भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है वो दुकानदार जो है अपनी दुकानों में डिस्प्ले करके रखें। और साथ ही अब नए इसमें ये कहा गया है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, उसमें फूड सेफ्टी डिस्प्ले वो हैं, बोर्ड है, उसे टांगना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसलिए हम उसको जागरूक कर रहे हैं उन्हें। तो वो लोग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जो टांगेंगे तो उसमें हमें कम से कम ये पता चलेगा कि किस दुकान से है, उसका लाइसेंस नंबर नोट हो जाएगा। और डिस्प्ले, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड जो है वो ये बताता है कि आपको फूड सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें करनी है, उसकी डिस्प्ले करेंगे वो। चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष उपासना का विधान है। मान्यता है कि नवरात्रि में मां की पूजा से जीवन में विशेष फल प्राप्त होता है। आज यानी कि 9 अप्रैल को नवरात्रि का 8वां दिन है। आज पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्र के 8वें दिन मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना होती है। इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा का प्रावधान है। माना जाता है मां कल्याणकारी स्वरूप में भक्तों को अभिसंचित करती हैं। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से खनिज सामग्री लाए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से रेत, बजरी और पत्थर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में नहीं लाया जा सकता। बात अगर राजधानी देहरादून की जाए तो हिमाचल से आने वाली रेत, बजरी और पत्थर पर पूरी तरीके से अब प्रतिबंध लग चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि उत्तराखंड को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसकी भरपाई हम कर सके। आपको बता दें कि जिस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दौरान चर्चाओं में लगातार ये विषय चल रहा था कि उत्तराखंड बहुत ज्यादा कर्जे में है। देखिए, उससे
जो पिछले दिनों का हमने जो निकाला है लगभग 40 करोड़ रुपए का जो हमको यहाँ पर राजस्व का घाटा हो रहा था और ऐसी सूचना मिल रही थी लगातार, उस सूचना को हमने आधार मानकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस पर सख्त कार्रवाई करें। उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जिससे हमारे उत्तराखंड राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा, यहाँ का जो है जो भी हमारा खनिज है वो लोगों के काम आएगा।